आदाब नाजरीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज का मुद्दा शुरू करने से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। एनआरआई एमपी के इजलास में पीएम का खिताब, कहा 3 साल में बदली मुल्क की तस्वीर। तो बहरीन दौरा कर रहे राहुल गांधी ने मरकज की फिक्र पर उठाए सवाल। दिल्ली पुलिस की इजाजत के बगैर जिग्नेश मेवाड़ी की रैली, गुजरात में 99 पर रोकने के लिए खुद को बताया टारगेट की वजह। रैली में मोदी हुकूमत पर इल्जामात की झड़ी। यूपी के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पड़ा दिल का दौरा, सदमे में बीवी को भी आया हार्ट अटैक। रेफर के बाद शिफ्ट हुए लखनऊ, अहले खाना ने लगाए चाय में खतरनाक अशिया मिलाने के इल्जाम। यूपी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मोदी और योगी को लिखा खत, मदरसा बोर्ड को तहलील करने का किया मुतालबा। कहा मदरसों में बच्चे बनते हैं दहशतगर्द। और अब सिनेमा घरों में जरूरी नहीं कौमी तराना बजाना, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में की तरमीम। मरकजी हुकूमत ने भी दाखिल किया था हलफनामा। आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलामी और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। और आज का मुद्दा है मदरसों पर निशाना, लेकिन शायद असल में कुर्सी है बचाना। दरअसल मुस्लिम तलबा और मजहबी तालीम के सबसे बड़े मरकज मदरसों को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। इल्जाम लगाया गया है कि मदारिस में इंजीनियर डॉक्टर नहीं बल्कि दहशतगर्द पढ़ करके निकलते हैं। असल में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने मदरसों पर यह बड़ा हमला बोला है, जिसके बाद सियासी गलियारों में भी गर्माहट है। पीएम को खत लिख करके रिजवी ने मदरसों को बंद करने की अपील की, लेकिन सवाल है कि अगर मदरसों से दहशतगर्द निकल रही हैं तो फिर उन मदरसों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? या फिर वसीम रिजवी दरअसल अपनी सियासी जमीन तलाशने के लिए इस तरह के ऊल जलूल बयान दे रहे हैं? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो मदारिस को लेकर के एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को खत लिख करके मदरसों को बंद करने का इल्जाम लगाया है। मदरसों को बंद करने की दरअसल अपील की है और इल्जाम यह लगाया है कि मदारिस में दरअसल दहशतगर्द पढ़ करके निकलते हैं। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको इस पर दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। यूपी में हुकूमत बदली, निजाम बदला, तो इसका सबसे ज्यादा असर वसीम रिजवी पर दिखा। वसीम रिजवी ने इतने रंग बदले कि गिरगिट भी देखकर शर्मा गया होगा। और इस बार वसीम रिजवी खुद को बचाने के लिए मदरसों को बंद कराने निकले। वसीम रिजवी ने पीएम मोदी को खत लिखा, कहा मदरसों को बंद कर देना चाहिए, यहां दहशतगर्द पैदा होते हैं। ना उनको अच्छी नौकरियां मिलती हैं। बताइए आज तक मदरसों से कितने इंजीनियर्स निकले हैं, कितने डॉक्टर्स निकले हैं, कितने आईएएस निकले हैं, कितने पीसीएस निकले हैं। हाँ, कहीं कहीं मदरसों से टेररिस्ट जरूर निकले हैं। कानून की किताबें जब बोलती हैं तो वसीम रिजवी के काले कारनामों की फेहरिस्त खुलती चली जाती है। वसीम रिजवी पर 2 लोगों के कत्ल का इल्जाम है और इस केस में वो जेल की हवा भी खा चुके हैं। सभासद का इलेक्शन जीतकर वसीम रिजवी बहुजन समाज पार्टी के अखिलेश दास के करीब आए और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बने, जिसके बाद वसीम पर 22 बीघा शिया वक्फ बोर्ड की जमीन शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी को देने का इल्जाम लगा। अखिलेश दास का साथ छोड़कर वसीम ने आजम खान का दामन थामा और वसीम पर रामपुर में जमीनों को बेचने का इल्जाम लगा। इन तमाम मामलों के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीसीआई ने चार्जशीट भी लगाई। तो अब जेल जाने के डर और सीबीआई के खौफ से वसीम रिजवी मदारिस पर निशाना साध कर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सियासी लीडरान का कहना है कि वसीम रिजवी ने अपने काले दामन को बचाने के लिए हमेशा खुद को सरकारों के हाथों बेचा है और इस वक्त वसीम बीजेपी से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। ये एक मस्खरा है जिसने
अपना ईमान बेच चुका है। ये आरएसएस और बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। इस जोकर को ही पता नहीं है कि राजनाथ सिंह ने क्या कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान आईसिस से दूर हैं। तो वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनका कोई ताल्लुक मदरसों के चलने से नहीं है। और फिर ये उनको मालूम होना चाहिए कि ये मदरसे आर्टिकल 29 और 30 उसके तहत चल रहे हैं। वो खत्म करने का अख्तियार न प्रधानमंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। मदरसों पर इल्जाम लगाने वाले वसीम रिजवी से मदरसों के दरो दीवार पूछते हैं कि बताओ हमने किस अहद में, किस दौर में, किस जमाने में दहशतगर्द पैदा किए हैं। हमने आजादी की जंग में अपनी गर्दनों को कटवाने वाले, फांसी के तख्ते पर चढ़ने वाले, दारो रसन को चूमने वाले उलेमा पैदा किए हैं। मेरे आंगन से अबुल कलाम आजाद निकले। मदरसों की चारदीवारी में मिसाइल मैन अब्दुल कलाम खेले हैं। याद है तुम्हें, आजादी की तहरीक देवबंद की गलियों से ही गूंजी थी। रेशमी रुमाल से लेकर तहरीक आजादी के लिए बनने वाले हर छोटे बड़े मंसूबे इन्हीं मदरसों को मराकिज बनाकर बनाए गए। लेकिन अफसोस कि वसीम के मायने तो खूबसूरती के होते हैं, लेकिन शायद वसीम रिजवी की सोच, जहनियत और उनकी जबान को सियासी मजबूरियों ने गंदा कर दिया है। लखनऊ से एहतशाम सिद्दीकी के साथ मुजम्मिल अय्यूब, जी मीडिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब मदारिस को इस तरीके से इल्जाम का निशाना बनाया गया और इस तरीके से इल्जामात उस पर लगाए गए हों। इससे पहले साल 2014 में बीजेपी के एमपी साक्षी महाराज ने भी इसी तरीके के कुछ बयानात दिए थे और उस वक्त तो यह कह दिया था कि कोई भी ऐसा मदरसा या कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जहां पर 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी को कौमी परचम नहीं लहराया जाता। लेकिन उसके बाद भी क्या सूरत हाल थी और कैसी कैसी तस्वीरें आई, किस तरीके से एक तरीके से वतन परस्ती की और यकजहती की तस्वीरें मदारिस से निकल करके सामने आई थी, ये सभी ने देखा। लेकिन इन तरह के जो इल्जामात लग रहे हैं और वसीम रिजवी दरअसल ये बात कह रही हैं, उसमें सच्चाई कितनी है, गहराई कितनी है, और कुछ जो वो बात कह रही हैं कि क्या वाकई उन्हें प्राइवेट नौकरियां नहीं मिलती हैं, इसमें कुछ सच्चाई है। ये तमाम पहलू हैं और तमाम तरह के सवालात हैं। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके सियासी पहलू को भी खास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस पर खास मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त 5 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के लीडर आनंद साहू जुड़ चुके हैं, तो वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के लीडर राजकुमार भाटी। इसके अलावा शिया मजहबी रहनुमा हैं हमारे साथ सैयद हसन इमाम आबिदी साहब, और पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ इलियास मलिक साहब, और इस्लामिक स्कॉलर हैं असद खान फलाही साहब, और कुछ ही देर के अंदर वसीम रिजवी जो कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, खुद फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी जरा उनका मौकिफ जानने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है बातचीत में। और आनंद साहू साहब, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। जरा बताइए सर कि वसीम रिजवी जो बात कह रहे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि यूपी में हुकूमत आपकी है, मरकज में हुकूमत आपकी है, तो आपसे यह सवाल बनता है कि क्या उस पर गौर किया जा रहा है, उसको संजीदगी से देखा जा रहा है, और आने वाले वक्त में आप मदरसा बोर्ड को तरमीम खत्म कर देंगे और मदारिस को बंद कर देंगे, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लोकतंत्र का एक बहुत बड़ी शक्ति हुआ है और उसी शक्ति का उपयोग करके उन्होंने संविधान को मुझे लगता है साक्षी मान करके या कहिए विटनेस करके जिसने भी कहा है, मुझे लगता है वो एक तरह से बोलने का अधिकार, एक्सप्रेशन ऑफ राइट्स, उसके अंतर्गत उसने अपना सुझाव पत्र के द्वारा दर्शित किया है। ठीक है, मैं और मुझे इसी तरह का और पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा है। मेरा ये कहना, देखिए मेरा ये कहना है, ये सरकार का एजेंडा नहीं है और न सरकार ने किसी तरह से इस तरह की भाषा बोली है, लेकिन मुझे एक चीज कहना है कि अगर कोई भी सुझाव फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एजुकेशन और शिक्षा की उन्नति, तरक्की और शिक्षा के क्वालिटी, उसके लिए अगर किसी भी क्षेत्र से आए और किसी भी समाज और देश के हित में काम करने वाले के लिए आए, तो मुझे लगता है उसको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि किसका सुझाव क्या है,
लेकिन जो भी शिक्षा में देखिए आज बड़े बड़े पीएचडी करके लोग बेरोजगार नहीं, मैं देखिए क्या आप मानते हैं डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करना चाह रहा हूं। मैं एक सवाल है, हम गोल नहीं डिबेट स्टार्ट कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं टू द पॉइंट, क्योंकि देखिए वसीम आपने ये बात अच्छी कह दिया, मेरी बात एक बात मुझे कहने दीजिए, मैं आपकी पूरी बात देखिए बहुत सारे शिक्षा के बहुत बड़े पैमाने में रेवोल्यूशन हो रहा है और बहुत सारे संस्थाएं चल रहे हैं, उसमें मदरसा एक है। क्या आप मानते हैं कि मदरसा में पढ़ने वालों को बेहतरीन शिक्षा मिलती है, उससे अच्छी नौकरियां मिलती है? यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं सर कि उनकी जो सिफारिश है, अगर आपको लगता है, जो गुजारिश है, उनका मशवरा है, मैं भी वही कह रहा हूं, अगर गवर्नमेंट कैसे देखती है, बीजेपी या फिर यूपी गवर्नमेंट या मरकजी हुकूमत कैसे देख रही है सर? चाहे देश का हो, चाहे विदेश का हो, या किसी और जाति धर्म का हो, अगर कोई भी देता है तो उस सुझाव पे मंथन करना चाहिए, क्योंकि जो भी समाज का व्यक्ति पढ़ता है, चाहे मुस्लिम, चाहे हिंदू, चाहे क्रिश्चियन, चाहे सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का वो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उस चलिए ठीक है, आपने अपनी बात कह दी। आनंद साहू जी, एक छोटे से सवाल का जवाब और, क्या आपको लगता है कि मदारिस से दहशतगर्द निकलते हैं? भारत का बच्चा है, मदरसों से पढ़ने वाले दहशतगर्द बनते हैं, क्या ऐसा लगता है बीजेपी को या यूपी हुकूमत को? चिंतन करना चाहिए, उसमें सुधार लाने की प्रेरणा लेनी चाहिए, जहां से मिले, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। ठीक है, क्या आपको लगता है कि मदरसों से दहशतगर्द निकलते हैं? एक छोटा सा सवाल और, बहुत शॉर्ट जवाब सर। मुझे पूछ रहे हैं? जी हाँ। देखिए, कोई किसी तरह का भी भाषा का प्रयोग कर लेता है, वास्तव में इस तरह का भाषा का प्रयोग हमारे भारत में इसको जायज नहीं ठहराया जा सकता है। चलिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसी ने कहा है तो उसको बताना चाहिए कि क्यों कहा है, वेयर यू हैव गॉट द एविडेंस, वो बताओ, और नहीं बताते हो तो माफी मांगो, सिंपल सी बात है। मैं ये कहता हूं। तो वसीम रिजवी साहब भी शायद कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जरा हम उनसे भी इस पर रिएक्शन लेंगे। लेकिन राजकुमार भाटी जी, आपने सुना कि आनंद साहू जी क्या कह रहे हैं कि अगर कोई मशवरा आता है तो मुस्बत नजरिए से और खुले दिमाग से उस पर गौर और फिक्र करनी चाहिए। और आपने ये भी देखा कि जो बात उन्होंने अंडरलाइन की थी कि दहशतगर्द निकलते हैं, तो उस पर खुद आनंद साहू कह रहे हैं कि इस तरह की बातों को नहीं कहना चाहिए, अगर कहते हैं तो सबूत लाइए, नहीं लाते तो माफी मांगिए। देखिए, वसीम रिजवी ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि कुर्सी के लिए इंसान कितने हद तक नीचे गिर सकता है, जो गिरने की लिमिट होती है उससे कितने नीचे तक आ सकता है। और मैं तो कहूंगा वर्तमान राजनीति के ये मीर जाफर हैं। जिस तरह प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने बिना लड़ाई लड़े मीर जाफर को खरीद के सिराजुद्दौला की सेना को हरा दिया था, उसी तरह का काम ये वसीम रिजवी कर रहे हैं। और जो आनंद साहू जी ने कहा, गोलमोल बातें की, अभी इन्हें ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इनकी पार्टी इस पर क्या लाइन लेगी। अभी जो है वसीम रिजवी ने सुझाव दे दिया है, लेकिन आनंद साहू जी का असमंजस ये है कि पता नहीं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री क्या लाइन लेते हैं, उनकी बात को सही ठहराते हैं या गलत ठहराते हैं। संविधान का जिक्र करते हुए इन्होंने अपनी बात शुरू की और संविधान के टोटली खिलाफ वसीम रिजवी का एक एक शब्द है। हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या बताया वो बताइए, साहू जी सुनिए, गलत बताया वो बताइए। साहू जी सुनिए, हमारा संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। संविधान का अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक यही विश्लेषण करते हैं कि सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने की आजादी, धार्मिक संस्थाएं खड़ी करने की आजादी, धार्मिक शिक्षा देने की आजादी, अपने धर्म का प्रचार करने की आजादी और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा देने की आजादी हमारा संविधान देता है। तो वसीम रिजवी का बयान पूरी तरह गैर संवैधानिक और एक तरह देशद्रोही की श्रेणी में आता है। ये देश को बांटने के लिए, देश के एक समुदाय विशेष को ये एहसास कराने के लिए कि तुम्हारा इस देश में कोई अधिकार नहीं है, तुम पे हम जो थोपेंगे, जो राय थोपेंगे वो तुम्हें माननी पड़ेगी। इससे लोगों के बीच में, एक समुदाय के बीच में देश के प्रति जो भावना है वो आहत होती है। ठीक है सर, मैं आता हूं, लेकिन आबिदी साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि वसीम रिजवी के मौकिफ को, जो इस तरह के बयानात आते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ मदारिस पर ही मौकिफ की बात नहीं कर रहा, बल्कि जब वो राम मंदिर और अयोध्या तनाज़े पर आगे जाते हैं, ट्रिपल तलाक पर आगे जाते हैं और अब इस तरह की बात, तो शिया जो तबका है, शिया समाज है, वो किस तरह से देखता है और वसीम रिजवी की अहमियत इस तबके में क्या है? क्योंकि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है वो। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होने का मतलब वसीम रिजवी का ये नहीं है कि वो शिया कौम के ठेकेदार हैं। किसी अंजुमन, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई तंजीम शियों की उनको ऑथोराइज नहीं मानती है, सिर्फ वो चेयरमैन है।
रह गई बात कभी वो सरकारी ओहदा भर मानती है यानी नहीं, जैसे बैंक का कैशियर होता है तो बैंक का कैशियर जो है वो बैंक का यानी नोटों का मालिक नहीं होता है। कभी जैसे आपने फरमाया, कभी तो वो मकबरे की बात करते हैं, कभी वो हलवाई की दुकान पे दादे की फातिहा दिलवा देते हैं कि साहब ये वक्फ बोर्ड की जगह ले लीजिए और इस पे जो है फना चीज़ तामीर कर दीजिए। कभी बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से शिया कौम इस कदर नाला है इनसे, इनका कोई यानी वजूद नहीं है। ग्राउंड सिचुएशन ज़मीनी हक़ायक़ ये हैं कि इनका कोई मौजूदगी है ही नहीं, इन्हें कोई पसंद नहीं करता है। और इस तरह की जो बातें ये कर रहे हैं वसीम रिजवी साहब, सिवाय ये कि अपने आप को और जलील करने के, अपने कौम में सिर्फ ये कौम जो सोचती है वो सोच रही है कभी ये हिंदू मुसलमान को एक दूसरे के सामने ला रहे हैं, कभी ये शियों को सुन्नियों के मुकाबले लाके खड़ा कर देते हैं ताकि दुनिया ये समझे कि साहब शिया कौम का मौक़िफ़ तो ये है जो वसीम रिजवी साहब। तो क्या ऐसा है, मैं यही जानना चाह रहा था कि शिया कौम का मौक़िफ़ है वो ये मानती है कि मदारिस से दहशतगर्द निकलते हैं, ये भी आप क्लियर कर दीजिए सर। शिया कौम कैसे मानेगी हुजूर, ये जितने मदारिस हैं ये मदारिस उस ज़रूरत की तकमील करते थे कि जहां पर जो है स्कूल नहीं होते थे। हमारे सारे चचा ताया, हमारे दादे परदादे सारे मदरसों में पढ़े हुए, सारे डॉक्टर इंजीनियर्स बने हैं वहां पर जो है ना। तो दहशतगर्दी इन्हें वसीम रिजवी साहब को, हमारा सवाल ये है कि वसीम रिजवी साहब के पास ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? हुजूर आप जो है ये इस्तीफा देकर जो है शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन से आप इन्हें गवर्नमेंट को सीबीआई डायरेक्टर बनाना चाहिए, इन्हें लेके आने चाहिए। वो दहशतगर्द कहां पर है? ठीक है सर, लेकिन अपने नाजरीन को ये भी बता दें कि हम खुद कोशिश कर रहे हैं कि वसीम रिजवी साहब हमारे साथ जुड़े और उनसे उन्होंने खुद वक्त दिया था कि वो हमारे साथ कम से कम फोन लाइन के लिए जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल कोई भी भारत का नागरिक वो हमसे जुड़ नहीं रहे हैं। अब वो जानबूझकर नहीं जुड़ रहे या फिर जुड़ नहीं पा रहे, ये अभी कह नहीं सकते, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वसीम रिजवी साहब को कम से कम फोन लाइन पे ऐड करें और उनका मौक़िफ़ हम सीधे तौर पर नाजरीन तक पहुंचाएं और जो सवालात यहाँ उठ रहे हैं उसके जवाब तलाशें। आनंद साहू मैं आता हूं सर आपके पास आ रहा हूं। इलियास मलिक साहब, यहाँ तक भगवा आतंकवाद तक कहा गया, लेकिन हिंदू जायज में है तो उनको बुरा नहीं लगा। ठीक है सर, सबको बुरा लगता है, वो बुरी बात तो हर किसी की बुरी है। बुरा क्यों मान रहा है? मेरा ये हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं है। अगर कोई अगर हिंदू को आप बीच में लेके क्यों आ रहे हैं? हिंदू का कोई जिक्र ही नहीं है। हिंदू को कहां से बीच में ले आया आप? हिंदुओं के ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा मदरसों के ऊपर हो रही है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बहस को मत मोड़िए। हिंदुओं पे कोई चर्चा नहीं हो रही, हिंदुओं की कोई भावना आत नहीं हुई है। बीजेपी के हैं, वो वक्फ बोर्ड के हैं और आप इस तरह की बात कर रहे हैं, देखिए ये गलत है। अगर मुझे एक चीज लगता है, अगर जिस तरह से मदरसों में शिक्षा हो रही है, अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं है और सरस्वती शिशु मंदिर में रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा खालिद साहब, बताया जा रहा है खालिद साहब नतीजों शिव जी की चट्टानों से निकल रही है, ये क्वालिटी एजुकेशन है। ये बात खालिद साहब मैं इस पर बोलना चाहूंगा। मैं आपके पास आ रहा हूं असद साहब, इलियास मलिक साहब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। ठीक है सर, ठीक है। इस डिबेट का जो मौजू है वो हिंदू मुसलमान नहीं है, मदारिस हैं और वसीम रिजवी का बयान है। हम जरा उसी पर फोकस करेंगे। ठीक है इलियास मलिक साहब, इसका सर मैं पॉलिटिकल जो है वो बुनियाद समझना चाह रहा हूं कि इसका कनेक्शन कहां देखते हैं आप? वसीम रिजवी साहब क्या एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं किसी सियासी पार्टी के या गवर्नमेंट के? देखिए, वसीम रिजवी साहब का मेरा ख्याल है ये तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां कौन सा बयान है, इसलिए कि वो हर कुछ दिन के बाद एक बयान देते हैं और वो बयान जो होता है वो कभी बाबरी मस्जिद पे होता है, कभी वो 3 तलाक पर होता है और अब मदरसों पर है और मुझे नहीं मालूम कि अगला बयान किस चीज पे होगा। पिछले से घटिया हाँ, तो ये वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए दे रहे हैं या अपने आप को बचाने के लिए दे रहे हैं या किसी और मकसद के तहत दे रहे हैं, ये तो वही जानते हैं। लेकिन ये जो भी बयान वो दे रहे हैं वो बयान निहायत अफसोसनाक है और ये बयान, सही बात ये कि जो अभी यहाँ बात हुई ये बांटने वाला है। आप बगैर सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, जबकि आप पूरे मदरसों को कटघरे में अगर खड़ा कर रहे हैं तो सबूत कहां है आपके पास? सही बात यह है कि अगर उनके पास कोई सबूत होता तो उनको सबसे पहले सबूत पेश करना चाहिए था या अपने उस खत में जो उन्होंने लिखा है उसमें सबूत उसमें पेश करना चाहिए था, अटैच करना चाहिए था। इसलिए कि यह बहुत बड़ी बात है। मदरसों की एक तारीख रही है, मदरसे कोई आज कायम नहीं हुए हिंदुस्तान में।
अपनी सोच नहीं थोप सकते। हाँ, मदरसे जो हैं वो आजादी के लड़ाई में मदरसों का बहुत बड़ा रोल रहा है। मदरसों ने बड़े जय्यद लोगों को पैदा किया है। सर, मदरसों को भी जरा हम तफसील से समझ लेते हैं। हाँ, तो इसलिए मदरसों पर ये इल्जाम लगाना ये निहायत अफसोसनाक है। और अगर वो इसका सबूत नहीं दे पाते तो जैसे यहाँ बात हुई कि उनको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये बहुत बड़ा हम अपने नाज़रीन को बता दें, बार बार हम उनका मौकिफ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम हमारे साथ जुड़े, उनको कांटेक्ट करके उनका मौकिफ लीजिए और अपनी बात रख सामने रखिए। इसलिए ये मामूली बात नहीं है जो इल्जाम दिया था कि हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन बावजूद इसके वसीम रिजवी साहब अभी कम से कम हमारे फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। हम ये बता दें जरूर अपने नाज़रीन को। लेकिन असद खान साहब, देखिए बात मदारिस की हो रही है, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, जरा इसके बारे में रोशनी डालिए कि मदारिस का दरअसल कल्चर क्या है और मदारिस में किस तरह की एक तरीके से तालीम दी जाती है। एक बात, दूसरी बात सर, यह भी बात कही गई कि आज के जमाने के हिसाब से कंपीट नहीं कर पाते मदारिस की जो तालीम हासिल करने वाले तलबा हैं, तो क्या वहां पर जदीद तालीम भी दी जा रही है और क्या वहां से वाकई पढ़ने वाले इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते या फिर प्राइवेट प्रैक्टिस में भी नहीं जा पाते? क्या देखिए, मैं एक बात बताऊं, मदरसों की तारीख बहुत पुरानी है। मदरसों की बुनियाद क्यों पड़ी? ये एक मकतब के तौर पे, जिसे हम प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जिसे कह लीजिए, कि बच्चों को लिखना, बोलना, पढ़ना और एटिकेट सिखाने के लिए किया गया था मदरसे का। आपको बताऊं कि हिंदुस्तान में जितने भी लोग गुजरे हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे और किसी जात से ताल्लुक हो, सब पास आउट हुए हैं कहां से? मदरसे से। सबने बुनियादी तालीम मदरसे। मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने कहां से तालीम हासिल करी? मदरसे से। गांधी जी ने कहां से तालीम हासिल करी? मदरसे से। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहां से तालीम हासिल करी? बुनियादी मदरसे से। देखिए, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि मदरसों का रोल सिर्फ समाज को बनाने में नहीं, सोशल फैब्रिक के लिए नहीं, हर तरह से मदरसों का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो जंगे आजादी रही हो, चाहे लोगों के अंदर रिफॉर्म की बात करनी हो, चाहे लोगों को बाअखलाक बनाना हो, ईमानदार बनाना हो, एक जिम्मेदार बनाना हो। मदारिस की बात आती है, अब मैं आपको जंगे आजादी, आखिर क्यों जंगे आजादी की बात आती है इस वक्त? देखिए, जंगे आजादी में मैं आपको बताऊं कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी से लेकर कई हजारों लोग, 1857 में तो 5,000 मतलब 5 लाख का है इस हिस्टोरिकल डेटा जो है कि 500,000 पीपल दोज हु आर फ्रॉम द मदरसा बैकग्राउंड, उनका कत्ल किया गया, वो शहीद रहे। हिंदुस्तान की दिल्ली से लेकर लाहौर के जितने भी रास्ते में पेड़ थे, उन तमाम पेड़ों पे उनकी लाशें थी। और यहीं तक नहीं, माल्टा की जेल में कई सालों तक यहां से मदरसे से पढ़ने वाले बच्चों ने, यही वो मदरसे हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए अंदर नहीं बल्कि हिंदुओं के अंदर भी हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा किया, तभी इतने लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस देश के लिए। और आज ये उसके ऊपर क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, उनकी रूहों को तकलीफ हो रही होगी कि इनके स्टेटमेंट को देख के। ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल गेन हासिल करने का इनका वो एजेंडा है और कुछ नहीं। इससे पहले भी इन्होंने बहुत बेतुके बयान दिए। मदारिस का कल्चर जरा अगर बता दें आपकी किस तरीके से, क्या वहां पर दहशतगर्दी या फिर हम अगर कहें कि शिद्दत पसंदी या इंतहा पसंदी की बात होती है? एक बात को कहूंगा कि मैं इस बारे में मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि 2016 में बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट की बाकायदा मरकजी हुकूमत की एक रिपोर्ट सामने आई और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि मदरसों में ऐसा कुछ भी नहीं होता, इंतहा पसंदी कट्टरपंथी नहीं होती। खुद इंटरनल रिपोर्ट है मरकजी हुकूमत की 2016 में। भाई इनकी रिपोर्ट है, या तो ये जमीन के नीचे की बात करते हैं, जमीन के ऊपर। बुनियादी तालीम तो दीन की तालीम देना है ना, मजहब इस्लाम की तालीम देना है मदरसों का काम। मदरसे इसीलिए आज के दाम, लेकिन मदरसा बेसिकली नाम है अरबिक वर्ड का जिसके माने होते हैं स्कूल के। अब आपको मैं बताऊं, जो मैं बताना चाह रहा था आपसे, कि आपने जो ये बात कही कि हाँ इनके सिलेबस में, इनके करिकुलम में, इनके निसाब में तब्दीली करने की जरूरत है। ये अपने वक्त के हिसाब से बेहतरीन सिलेबस था उस वक्त, इसीलिए ये तमाम जितने बड़े अभी इन्होंने अपने सिलेबस में तब्दीली की है। मैं अभी बता रहा हूं, मैं अभी आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं। खालिद साहब, मैं जामतुल फलाह से पास आउट हूं, जहां पे कुरान, हदीस, फिक्ह, इस्लामिक तारीख, तमाम तरह की दीनी तालीम दी जाती है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सतह पर भी लेक्चर्स देते हैं, तमाम तरह के जाते हैं, लेक्चर्स देते हैं। हाँ बिल्कुल, कम से कम वसीम रिजवी साहब को आपसे ही मिल लेना चाहिए। मैं बता दूं, मैं भाई लंदन इंपीरियल कॉलेज के अंदर मेरा लेक्चर हो चुका है, रशियन प्रेसिडेंशियल एकेडमी के अंदर मेरा लेक्चर हो चुका है। ये सब चीजें यहां बयान करने की नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं इसलिए कि इन्होंने जो क्वेश्चन, देखिए मेडिकल नहीं बन पाता कोई मदरसे से पढ़ने के बाद, क्योंकि मेडिकल फील्ड एक बिल्कुल अलग हो जाती है। लॉयर्स मिलेंगे आपको, ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे आपको। फाजिल तिब जो होता था
वो मेडिकली और क्या हिकमत, मेरा नहीं हिकमत से नहीं है, इक्वल टू बिल्कुल वो चीज है मॉडर्न। मेरी मुराद इससे थी कि मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है जिसके अंदर फिजिक्स है, बायोग्राफी है, एटोनॉमी है, ये सारी चीजें जो है वो नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन उसके अलावा तमाम सोशल स्ट्रीम्स जो है आपके सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज के हो सकते हैं, वो सारे के सारे पढ़ाए जा रहे हैं मदरसे में। अब धीरे धीरे किरदार को जिस तरीके से जग पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, दरअसल ऐसा है नहीं, और मदारिस में बहुत शफाफ तरीके से और अब जदीदियत के साथ भी पढ़ाई हो रही है। हम आएंगे लेकिन एक ब्रेक पर जाना पड़ रहा है। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि वसीम रिजवी साहब को हम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वक्त दिया कि वो जी सलाम पर रहेंगे, फोन लाइन के जरिए जुड़ेंगे और अपना मौकफ रखेंगे। यहां पर सवालात उठे और अब जो जानकारी मिल रही है कि वसीम रिजवी साहब का फोन स्विच ऑफ है। अंदाजा लगाइए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। तो बात आज का मुद्दा में आज हम मदारिस की कर रहे हैं, मदारिस की तालीम की कर रहे हैं, वहां पर पढ़ने वाले तलबा की कर रहे हैं, उनके मुस्तकबिल की कर रहे हैं। क्योंकि इस पर बातचीत की वजह यह है क्योंकि वसीम रिजवी जो कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया कि यहां से पढ़ने वाले बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, हां कुछ दहशतगर्द जरूर निकलते। क्या वाकई ऐसा है और क्या है आखिर मदारिस की जो तहजीब और उसके अलावा इसके सियासी मतलब क्या है, इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है। आनंद साहू जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। देखिए, मदारिस को लेकर के तमाम तरह की बातें भी सामने आई, चाहे वो राजकुमार भाटी जी ने भी अपनी बात रखी या फिर इलियास मलिक साहब ने भी, और किस तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते हैं खुद शिया मुस्लिम धर्मगुरु वसीम रिजवी साहब की बात से। इस पर आप क्या कहेंगे? जब होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है सर कि मदारिस का दहशतगर्दी, कट्टरपंथी, इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं है, अमन और अमान के साथ वहां पर पढ़ाई हो रही है, तो फिर क्यों आखिर आज इस पर गौर व फिक्र की जरूरत है? क्या हर साल एक नई रिपोर्ट बनानी है? हर साल आप जाकर के एक नई रिसर्च करेंगे, ऐसा है क्या? देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करता है, या तो वो आपने कहा दे और नहीं तो माफी मांगे। मैं सीधे तौर पर मैंने ये कहा। लेकिन एक बात मैंने मेरी गुजारिश है कि कोई भी शिक्षण संस्थान है, वहां से भारत के भविष्य का निर्माण होता है। और मुझे लगता है जिन शिक्षकों का, देखिए उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा विषय में कह के, पैरा शिक्षक जो मित्र शिक्षकों का भर्ती हुआ, इसमें इतनी अनदेखी हुई, शिक्षा का गुणवत्ता इतना नीचे चला गया, कोई भी ट्रेनिंग नहीं, कोई बीएड नहीं, कोई ट्रेन टीचर नहीं, और उनको सीधे भर्ती कर दिया। इतनी बड़ी घोटाले हुए उसमें, सबको ट्रेनिंग दी गई थी, आपको जानकारी नहीं है। कम से कम इंट्रोस्पेक्ट करना, सुन लीजिए, गलत बयान नहीं कर रहे हैं आप। मदरसा हो या कोई भी संस्था हो, उसमें गुणवत्ता लाने के लिए मुझे लगता है जो हमारे शिक्षक हैं, चाहे जो शिक्षक के साथ जो संस्था में जुड़े हैं, उन लोगों का तालीम जो है उसकी निश्चित रूप से एक मर्यादित हो, एक ट्रेंड हो, और एक गुणवत्ता लाने की प्रयास अनवरत होते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सबसे पहले उनको दुनिया में क्या चाहिए, आज बच्चों को किस प्रकार का शिक्षा दिया जाए, उससे उसको रोजगार मिले। सर, अपग्रेडेशन की बात तो अच्छी है ना आनंद साहू जी, अपग्रेडेशन की बात अच्छी है ना, लेकिन वसीम रिजवी साहब तो खत में लिखते हैं कि बंद करना चाहिए, मदरसा बोर्ड को खत्म करना चाहिए, मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को कहीं और भेजना चाहिए। सुन लीजिए, अपग्रेडेशन और बंद करना सर दोनों अलग चीज हो गई ना। मैं आपका यही दिक्कत है ना, आप लोग इतने देर बोल रहे थे, मैंने नहीं बोला, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूं उसका जवाब मैंने कौन सी गलत बात बोल दी सर? कुछ कहा क्या? जी बताइए क्या सवाल बताइए। सर, सवाल ये कि आप कह रहे हैं अपग्रेडेशन होना चाहिए, मैं उससे अगर आप भी इत्तेफाक रख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन वसीम रिजवी साहब तो ये कह ही नहीं रहे कि अपग्रेड करना चाहिए, बल्कि वो ये कह रहे हैं मदरसा बोर्ड को बंद कर दो, मदरसों को बंद कर दो। ये कितना ठीक है? क्या बंद कर देना सॉल्यूशन है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बताता हूं वेरी पॉइंटेडली। आई विल रिप्लाई टू योर क्वेश्चन। व्हाट इज दैट? मैं एक चीज आपको कहना, आप आज वसीम रिजवी जो है आपका भगवान हो गया क्या? वो कह दिया तो आप सब गंदे हो गए क्या?
अरे आपको सोचना चाहिए, आप किसी के जज्बात को मजबूर कर दें और आप ये कहें कि वो इंसान अपना प्रोटेस्ट, अपना एहतजाज भी ना दर्ज करा पाए। देखिए आनंद साहू जी, बिल्कुल राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का कतई ये मतलब नहीं होता कि आप किसी के जज्बात को मजबूर कर दें और फिर ये कहें कि वो आपका खुदा थोड़ी हो गया, अगर उसने कुछ बोल दिया तो आप खुदा भी ना मानो। लेकिन आनंद साहू जी खुद हिमायत नहीं कर रहे वसीम रिजवी साहब की, वो कंडम भी नहीं कर रहे, मुझे नहीं मालूम है। अगर वो सबूत नहीं पेश करते तो माफी मांगे, वो कह रहे हैं। अगर आप लोगों को अपने ऊपर भरोसा नहीं है तो जो कहते हैं कि कौवा कहाँ कहाँ कर रहा है, आप कौवा के पीछे जाएंगे, आप अपना कान को चेक करेंगे आप बताइए करेक्ट भी तो करेंगे किसी को, अगर कोई गलत स्टेटमेंट दे रहा है तो सर उसे कंडम नहीं करेंगे। इसको इस मिसाल को आपने कौवा कान ले गया, आप कहाँ से कहाँ जोड़ रहे हैं? वसीम रिजवी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए सर, ही इज द चेयरमैन ऑफ शिया वक्फ बोर्ड, क्या चाहते हैं? यू कैन नॉट इजीली डिस्कार्ड हिज स्टेटमेंट। उसको गाली दीजिए, आप भी वही बन जाइए। अरे आप सुन लीजिए, आप सुनिए, यू लिसन टू मी। अगर आप उसी की तरह अगर भाषा में बात करेंगे देन यू बिकम सेम। Then what is the difference between him and you? You become same. I'm not using any loose language. I'm not using any loose language. उसको सेमलेस आदमी है। I just want you to discard his statement. I just want you to discard his statement and rule out his statement that whatever he has said, that is ridiculous. I'm really painful. मुझे सुन लीजिए, आपको अगर मेरी भाषा पसंद नहीं है तो आप बताइए। मैंने ऑलरेडी कंडेम किया और मैंने कहा उनको माफी मांगना चाहिए, मैंने बोला। और दूसरा बात, अगर उनके पास साक्ष्य है तो सामने लाना चाहिए। नहीं है, सुन लीजिए, अगर दम है तो आप लोग उसको घेरिए, अगर आपको दम है तो घेरिए, नहीं है तो केवल टीवी में ये भाषणबाजी करके हीरो बनने का कोशिश मत करिए। यहाँ ड्रामेबाजी से कुछ नहीं होगा। यू आर हीरो इन टीवी, यू गो एंड टॉक टू हिम, घेरिए उसको ताकि अगला आदमी हिम्मत न करे। और नहीं खान वलाई साहब देखिए डिबेट से अलग की बात कर रहे हैं आनंद साहू जी की, जमीनी सतह पर जाइए, कहीं गलत हो रहा है, कहीं उनकी रेडिकलाइजेशन हो रहा है, उनकी अगर वो बात गलत कह रहे हैं तो आप कम से कम उनके खिलाफ मोर्चा खोलिए। इस तरह की बातें कह रहे हैं असद खान साहब। बिल्कुल, तो क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, तमाम मदरसे के लोग जिम्मेदार। आई ऑलरेडी स्पोकन टू सो मेनी पीपल दोज हु आर रेडी टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम कि व्हाटएवर ही हैज सेड कि उन्होंने सिर्फ जज्बात को मजरू नहीं किया। एक आपको मैं बताऊं खालिद साहब, अगर सबूत होते ना मदरसे के खिलाफ जर्रा बराबर भी, जहां पाया जाता कि यहाँ इनके अंदर हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म ना सिखा के गलत सिखाया जा रहा है, टेररिज्म सिखाया जा रहा है या वो, तो अब तक सरकार चुप नहीं बैठी होती, सबके सब लोग जेलों में पड़े हुए होते, इन मदरसों पे ताले पड़े हुए होते। सरकार के पास कोई, बल्कि सरकार ने भी बहुत कोशिश की होगी, मैं तो ये कह सकता हूं कि कोई ना कोई कमी निकाल ले, लेकिन मदरसों के अंदर कहीं कोई कमी है ही नहीं। ये गलत है, ये बयान आप वापस लीजिए। ये बेशर्मगी है आपकी, बेहयागी है। टीवी में बैठ के इस तरह के नेतागिरी करते हैं, सामने आके बोलिए आप। क्यों 2016 की भाषा आप कैसे बोल सकते हैं कि सरकार इस तरह की षड्यंत्र किया होगा? हाउ डेयर यू टेल दिस? प्लीज काइंडली लिसन माय स्टेटमेंट अगेन, काइंडली लिसन माय स्टेटमेंट अगेन। व्हाट आई हैव सेड गलत आप कह रहे हैं कि सरकार हैज ट्राइड। मैंने कहा सरकार ने इन्वेस्टिगेट किया या नहीं किया? सरकार ने जांच की या नहीं की? आप मुझे बताएं, सरकार ने जांच की या नहीं की मदरसों की? आप फिर वही आप बात नहीं कर रहे। आप सरकार ने जांच की या नहीं की मदरसों की? सरकार ने मदरसों की जांच की या नहीं की? आप मुझे बताएं। के लिए जितना काम कर रहे हैं शायद 50-60 वर्षों में नहीं हुआ होगा। ठीक है सर, आपको समझना चाहिए। बताइए सरकार ने मदरसों की जांच की या नहीं की? सीधे आप इल्जाम लगा दिए। नहीं, मैंने इल्जाम तो नहीं लगाया। किया होगा, 100% किया होगा, आप बोल रहे हैं। मैंने कहा सरकार ने जांच की है। चलिए ठीक है सर, मैंने कहा सरकार ने जांच की है। खान वलाई साहब, मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। नहीं, आप रिकॉर्ड दिखाइए, उनके पास रिकॉर्ड दिखाइए दोबारा। ठीक है, ठीक है सर, अगर उनकी बात आपको गलत लगी और उनको आपको लगा कि उन्होंने गलत बोला तो आपने अपनी तरफ से भी उन्हें कंडेम किया। ठीक है सर। आनंद साहू जी, मैं आ रहा हूं, कुछ शायद दिक्कत है जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आऊंगा। लेकिन राजकुमार भाटी जी देखिए, आनंद साहू जी जिस तरह से बात रख रहे हैं, ठीक है, ये कह रहे हैं कि वसीम रिजवी साहब को सबूत पेश करना चाहिए, नहीं है सबूत तो माफी मांगे। इसका भी तो असल मतलब है ना सर, वो उसका साथ नहीं दे रहे। आनंद साहू का यहां तक बयान बहुत बढ़िया है, मैं उससे सहमत हूं कि ये वसीम रिजवी का गैर जिम्मेदाराना बयान है और या तो वो सबूत दें, नहीं तो इसके लिए माफी मांगे। लेकिन सरकार को पहल करते हुए, पहली बात तो एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी सामूहिक होती है, इसके लिए सरकार भी जिम्मेदार है। जो वो कह रहे हैं वो सरकार के मुंह से बोल रहे हैं,
तो पहली बात तो सरकार को उन्हें तुरंत उनके पद से हटाना चाहिए ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को। और दूसरी बात इन्हें सीबीआई के हवाले करना चाहिए। अभी किसी ने कहा कि सीबीआई का डायरेक्टर बना दो, सीबीआई का डायरेक्टर नहीं, सीबीआई के हवाले करो, सीबीआई ने इंटरोगेट करे, इनसे पूछताछ करे और इनसे उगलवा है कि कौन कौन से मदरसे में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं। और अगर नहीं उगल पाते हैं, कोई सबूत नहीं दे पाते हैं, तो इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए फिरका परस्ती फैलाने के आरोप में और देश की शांति भंग करने के आरोप में। ये झूठा आरोप शिक्षण संस्थाओं पर लगा रहे हैं, शिक्षण संस्थाओं की गरिमा को नीचे गिरा रहे हैं। ये बहुत गैर जिम्मेदार बात है। तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति ये कर रहा है, सरकार का जो हिस्सा है, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा है। लेकिन आबिदी सर ये बताइए जरा कि क्या शिया कौम को भी एक तरीके से खुल करके सामने आने की जरूरत नहीं आन पड़ी है, क्योंकि एक जिम्मेदार ओहदे पर हैं वसीम रिजवी साहब, और जब भी उनका नाम आता है तो यह आता है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब ने यह कहा। जब बात आती है ऐसे तो सीधे सीधे शिया कौम उससे जुड़ जाती है। क्या आपको, अगर आप उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी जो मौकिफ है या फिर उनकी जो भी सरगर्मियां, जिस भी स्टैंड पर वो जाते हैं, अगर आप साथ नहीं है तो फिर खुल करके आप आइए और आपकी कौम इसके खिलाफ कम से कम सामने खड़ी हो। कौम तो बहुत मर्तबा आवाज बुलंद कर चुकी है रिजवी साहब के खिलाफ, लेकिन पता नहीं हटते नहीं है। अपने गवर्नमेंट नहीं हटाती है, क्या मसला है हमें पता नहीं। अपने ओहदे से नहीं हटाती हुई एक अलग बात है, लेकिन उनका मौकिफ शिया कौम का मौकिफ नहीं है। ये बात सामने क्यों नहीं आती फिर साफ तौर पर, जाहिरी तौर पर क्यों नहीं आती? शिया कौम जो है अपना एहतजाज बुलंद करती है। एक शेर सुन लीजिए कि इस आशिकी में इज्जत सादात भी गई, मिलते हैं मीर खार कोई पूछता नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये जो वसीम रिजवी साहब हैं, ये मीर साहब हैं, मैं भी सैयद हूँ, वो रिजवी हैं। बड़ा अफसोस होता है ये कहते हुए कि एक ऐसा मौक़िफ़ उन्होंने अपनाया कि बार बार, जैसे आप कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि शिया कौम उनके पीछे खड़ी है, जबकि शिया कौम बार बार जो है कंडेम करती है उनके तमाम। वो भी अपनी बात कुछ इसी तरह से रखते हैं सर, अंदाज उनका ऐसा ही होता है कि शायद पूरी शिया कौम का ये मौकिफ है। नहीं तो ये कहते हैं, अगर आप अयोध्या तक पे चले जाइए, वो कहते हैं कि शिया कौम ये चाहती है ना, चाहती है, लेकिन शिया कौम का कोई एक आलिम दीन बताइए, कोई एक इंस्टीट्यूशन बताइए। सर मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कम से कम ये चीज सामने आए ना, वाज़े तौर पर ये चीज आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस स्टैंड को क्लियर करें, ना सिर्फ टीवी डिबेट पर, ना सिर्फ स्क्रीन पर, बल्कि जमीनी सतह पर भी। जिम्मेदारी तो कम से कम हर जगह आनी चाहिए। जिस आदमी की आप बात करते हैं उसका कद बहुत बौना है कौम की नजर में, कौम उसे अहमियत देती ही नहीं है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं आपने शायद एक डिबेट में हमारी आपकी बात हुई थी, हमने कहा था, आपने कहा था कि साहब वो चेयरमैन है। हाँ, चेयरमैन होंगे जरूर, वो उनकी पोस्ट है, लेकिन जहां तक शिया नुमाइंदगी की बात है, वो नुमाइंदगी नहीं करते शिया कौम की। एक कोई अथेंटिक आदमी को शियों में से कोई बोलेगा, ये तो सेल्फ क्लेम नेता जो होते हैं खालिद साहब, जो हर अपने आप को सेल्फ क्लेम कर देते हैं कि हम कौम के ठेकेदार हैं, हम कौम के वो हैं, उनमें से नहीं, कम से कम ये चीज जाहिरी तौर पर आ रही है सर। इससे मसाइल तो पैदा हो रहे हैं। हाँ, ये लेकिन कम से कम आबिदी सर ये कह रहे हैं, लेकिन सर अगर आप उनको तवक्को नहीं दे रहे, अगर आप उनको कहीं ना कहीं जो है कोई भी एक तरह से फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसका फायदा उठा रहे हैं, ये आपको समझने की जरूरत है। देखिए, बार बार वसीम रिजवी साहब का वजूद था कि लखनऊ के अंदर कल्बे जवाद साहब किबला ने जो रैली निकाली थी आखिरी रमजान में, उसमें 2 लोग या 1 लोग उनमें से कोई मारा गया, एक आलिम दीन उसमें शहीद हुए। ये ठीक है सर, वो तो खैर पुरानी बात हो गई। और मैं उसके बाद भी कर रहा हूँ, बार बार बयानात आते रहते हैं उलमाए दीन के जो वसीम रिजवी, तो कम से कम ये वाज़े तौर पर आपका ये क्लियर हो जाए, मैसेज आ जाए कि कम से कम शिया कौम का उनसे कोई, शिया कौम उनके अभी तक के जितने बयानात हैं उन्हें तमाम को खारिज करती है। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं आ रहा हूं, एक छोटा सा और ब्रेक लेना है, ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी का मुतनाज़ा बयान सामने आया, मदारिस को लेकर के उस पर बहस हो रही है, सियासी एक तरीके से सरगर्मी भी देखी जा रही है। हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल मौजूद है, और यहां पर तो कम से कम यह है कि सरकारी ओहदे पर हैं वसीम रिजवी, लेकिन आनंद साहू जी भी ये कह रहे हैं कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थी, सबूत पेश कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो माफी मांगनी चाहिए। हालांकि ये बड़ा ही दिलचस्प है कि वसीम रिजवी साहब ने जी सलाम को टाइम दिया कि वो फोन के जरिए कम से कम अपनी बात रखेंगे, लेकिन फिलहाल उनका फोन स्विच ऑफ है। बहरहाल बात दरअसल मदारिस की हो रही है, तो मदारिस का कल्चर भी और वहां पर किस तरीके से तालीम होती है और तमाम इसकी गहराई को भी समझने की जरूरत है। और हम समझ भी रहे थे कुछ
फलाही साहब, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहता हूं कि जरा उस पर और रोशनी डालिए जो बात आप अपनी रखना चाह रहे थे। मुझे 2 मिनट, मुझे 1 मिनट, मैं आ रहा हूं साहू जी, मैं आ रहा हूं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आ रहा हूं सर। मैं आपको बताऊं कि आप देखिए मदरसे कितने कम हैं। सिर्फ मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद 4% है टोटल पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम। उसके बावजूद मुस्लिम के अंदर कि सिर्फ 4% मुसलमान के बच्चे जो है मदरसों में पढ़ रहे हैं, और उसके बावजूद इनका कंट्रीब्यूशन देखें नेशन बिल्डिंग में, नेशन ट्रांसफॉर्मेशन में। आप ये देखें कि सिर्फ 4% होते हुए जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं, मदरसों के हालात आप देखिए किस गुर्बत में चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जज्बा है कि हमें पढ़ाई और एक टेंडेंसी बनी हुई है कि गरीब मुसलमानों के बच्चे, गरीब मुसलमान के बच्चे। ये आज मदरसे जो आप लिटरेसी रेट मुसलमानों का देख रहे हैं, इसमें मदरसों का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस्लामिक एजुकेशन, इस्लामिक कल्चर, इस्लामिक लिटरेचर जो आज कुछ बचा हुआ है मुसलमानों के पास हिंदुस्तान के अंदर, वो इन मदारिस की देन है। और इन मदारिस की ही वजह से हम आज ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के और मुसलमान के जो आदाब और अतवार और जो तकाज़े होते हैं एक मुसलमान होने के, उनको पूरा करने में जो ये मदारिस रोल अदा कर रहे हैं, उसका अलावा और क्यों जाए, हर मस्जिद में जो मौलवी हैं, उलमा हैं, मुअज्जिज़ हैं, सभी लोगों को हम देखें तो कम से कम वहीं से उनका ताल्लुक होता है और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। वसीम रिजवी अब आइए दूसरी चीज, खालिद साहब एक चीज और आपको मैं कर दूं कि ये तो वो आपने बता दिया दीनी पहलू, कि सिर्फ दीनी पहलू पे आपने बात बता दी कि मुसलमान के बच्चे जो हैं जो मदरसे से पढ़कर आ रहे हैं, वो तो दीनी खिदमत है, जो दुनियावी खिदमत और देश की कितनी बड़ी बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उस पे भी देखिए स्टैटिस्टिक्स उठा के देखिए, उनका स्टैटिकल डेटा उठा के देखिए। क्योंकि असमें होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपना लिबास तब्दील कर देते हैं, जैसे यहाँ पे भी जी सलाम में भी बहुत सारे लोग होंगे, मुझे लगता है कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे पजामा और टोपी नहीं पहन कर आ रहे होंगे। ऐसे एम्प्लॉइज हैं, एक बड़ी प्राइवेट फर्म है और इसमें भी काम करने वाले मदारिस से जुड़े हुए जी सलाम में भी लोग हैं, तो कहीं दूर ना जाएं, जी सलाम ही आ जाएं तो उनको कम से कम जवाब मिल जाएगा। मैं आऊंगा असद साहब, थोड़ा वक्त कम है इसलिए इलियास मलिक साहब, इसका जो पॉलिटिकल कनेक्शन है बार बार जोड़ने की कोशिश की जा रही, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि वसीम रिजवी साहब दरअसल अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते और यह दिखाने की कोशिश करते कि उनके पीछे पूरे शिया कौन है। नहीं, ये तो अभी जो शिया आलिम दीन है उन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया कि शिया इसके पीछे बिल्कुल नहीं है, ना उनकी इस बात की कोई हिमायत कर रहे हैं ये। और जहां तक बात पॉलिटिकल है, ये आपने खुद अपने उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये कुर्सी बचाने का मामला तो नहीं है जी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ में आती हमारे कि मदरसों में 4% बच्चे जाते हैं और उन मदरसों में 4% बच्चों के लिए इतना ज्यादा दर्द सबको रहता है, बाकी जो 96% बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, उनकी फिक्र क्यों नहीं की जाती, उनके बारे में कोई बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं होता। अगर वसीम रिजवी साहब को इतना दर्द है कौम का, तो सबसे पहले तो उन्हें यह कहना चाहिए कि ये 96% बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए कोई स्कूल खोला जाए, मैं आ रहा हूं, कोई रास्ता निकाला जाए। अपनी बात रखना चाह रहे हैं, सर बहुत शॉर्ट में, जितना शॉर्ट हो सके उतने शॉर्ट। एक बात मैं आपको बताऊं, मदरसों में तालीम के साथ तरबियत भी दी जाती है, इखलाकियात भी सिखाई जाती है, इन सारी चीजों को भी देखने की जरूरत है। और अगर सबूत नहीं है तो बगैर सबूत के किसी बात की कोई अहमियत काफी देर नहीं। मैं सुन रहा हूं साहू साहब शॉर्ट में बहुत, लेकिन मुझे लगता है कि आज जो विषय आपने लाया है बहुत, मैं वही सुन ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है मेरा विषय जो है बहुत ही चिंतनीय है, मैं जो कहने वाला हूं। आज देखिए, अभी एक पैनलिस्ट कह रहे थे कि सर इतने गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहां और 4% बच्चे पढ़ते हैं, उनको सही से किताबें नहीं मिलते, टीचर नहीं मिलते, उनको अभाव में भी उनको शिक्षा कुछ ना कुछ मिल रहा है सर। जी हाँ, और दूसरा मेरा ये कहना है उनके बारे में सोचा जाए, उनकी फलाह बहबूद के बारे में मुझे ये कहना है, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि आज मदरसों की ये माली हालत और सच्चर कमेटी की इतनी बड़ी फाइंडिंग, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी और हर तरह की समस्या, इसके लिए जिम्मेदार कौन? 60 साल किसने शासन किया? ठीक, अभी 3 साल आई है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? वो रिपोर्ट हर साल दे रहे हैं। आज सुन लीजिए, यही दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ, सुन लीजिए, देखो मैं किसी का पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सुन लीजिए, ठीक है, सुन लीजिए सर। बहुत अदब है और बहुत सहनशीलता के साथ मैं सुन रहा था, सबका इज्जत करता हूँ मैं, सबको बहुत ही मर्यादा से आपको आग्रह करता हूँ कि निश्चित रूप से
हमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, इंट्रोस्पेक्शन से किसी को कोई ऐतराज नहीं है या जिस सरकार के लिए। और फलाही साहब ये कह रहे थे कि हमें अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन सिर्फ अपना भी की जरूरत है। आबिद साहब, अगर आप अपनी बात करना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट में अगर रख सके आप। लोगों को डराया गया कि एक सरकार आएगी और खा जाएगी। आज वो सरकार पूरे कौम के लिए, पूरे हर समाज के लिए एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना मेहनत से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अगला कदम जो बढ़ाएंगे रोजगार के लिए, उलमा के लिए, उनकी तरक्की के लिए। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि इतना बड़ा काम कभी नहीं हुआ। ये समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए जो सबसे बड़ा काम है वो उलमा का काम। शिक्षा ये कलम जो अंबिया के हाथ में था, इन गरीब मदरसों के अंदर वो तालीम दी जाती है। ना सिर्फ मुसलमान में बात हो रही थी ला इलाहा इल्लल्लाह हम कहते हैं, बल्कि इंसानियत की बका के लिए और बाहमी ताउन के लिए जो है वो इंसानियत को फरोग देने के लिए बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है सर, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना तो जरूर है कि वसीम रिजवी साहब मुतनाज़ा बयान देते हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं सरगर्मी तेज हो जाती है, लेकिन खुद कहीं ना कहीं उनके साथ कोई खड़ा हुआ नजर नहीं आता। उनको इस तरह की जरूरत है। ठीक है, मुस्लिम तबका और मदारिस अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कर लेंगे, यह बहुत जरूरी भी है और जरूरत भी है इस बात की, लेकिन क्या वसीम रिजवी साहब भी अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, यह सवाल उनके लिए। आज का मुद्दा में बस इतना ही।